नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म है। मंगलवार 4 नवंबर को पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थम गया। राज्य की 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय जैसे जिले शामिल हैं। इस चरण में 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटिंग के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं और 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी आज बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन उनसे सरकार चल नहीं रही है। अब जनता नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अलग अलग प्रदेशों में मेहनत मजदूरी करते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल, फैक्ट्रियां ये सभी बिहार के लोग बनाते हैं। आपको नीतीश कुमार ने देश का मजदूर बना दिया है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार बिहार में जनता महागठबंधन को जिता रही है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग जीत रहे हैं, बिहार की जनता जिता रही है। हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे। तेजस्वी के इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बिहार बदलाव के मूड में है, जबकि एनडीए की ओर से अब तक ऐसी कोई तारीख का दावा नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 4 नवंबर को भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले गुप्त धांधली का हथियार बनाया जा रहा है। कोलकाता में आयोजित एक विशाल रैली का नेतृत्व करते हुए ममता ने चेतावनी दी, यदि एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो मोदी सरकार का पतन अवश्यम भावी होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्षी राज्यों जैसे बंगाल, केरल, तमिलनाडु में एसआईआर करा रही है, जबकि भाजपा शासित असम या त्रिपुरा में नहीं। ममता ने चुनाव आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या अब भी हमें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी इस मुद्दे पर सड़कों और अदालतों दोनों में लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैपिंग के नाम पर कई लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और इस डर से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। उन्होंने भाजपा पर लोगों में भय और भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन अभियान यानी एसआईआर के एन्यूमरेशन फेज यानी गिनती और सत्यापन चरण की शुरुआत कर दी है। यह बड़ा अभियान 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 51 करोड़ वोटर शामिल हैं। इनमें शामिल हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इनमें से तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार शाम करीब 4 बजे पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और बचाव अभियान जारी है। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि 2 लोग अभी भी ट्रेन में फंसे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मालगाड़ी खड़ी थी और पैसेंजर ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मारी। हादसे की तस्वीरों में ट्रेन का अगला हिस्सा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा दिखा। मौके पर भारी तनाव बना हुआ है। रेलवे ने राहत और बचाव के लिए टीमें भेजी हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यह हादसा हाल के महीनों में रेलवे से जुड़ी कई दुखद घटनाओं की एक और कड़ी है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार 4 नवंबर को घोषणा की कि राज्य की नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव आगामी 2 दिसंबर को कराए जाएंगे और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से होगा। इन चुनावों में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में कुल 6,559 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे। लगभग 1.7 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और 13,355 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर, जांच 18 नवंबर को और नामांकन वापस लेने की तिथि 21 नवंबर तय की गई
गई है। मतदान 31 अक्टूबर की वोटर लिस्ट के आधार पर होगा। हालांकि 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं की गई है। कांग्रेस ने अमेरिका में पेश किए गए हायर एक्ट यानी हॉल्ट इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि अगर यह कानून लागू हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी सीनेटर बर्नी मोरेनो ने यह विधेयक 6 अक्टूबर को पेश किया, जिसमें किसी भी अमेरिकी कंपनी द्वारा विदेशी कर्मचारियों को किए गए भुगतान पर 25% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा असर भारत की आईटी, पीपीओ, कंसल्टेंसी और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर पड़ेगा। जयराम रमेश ने कहा कि यह बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पास भी हो सकता है और नहीं भी। इसमें संशोधन भी हो सकता है या यह लंबे समय तक लंबित रह सकता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह बिल अमेरिका में बढ़ती उस सोच को दर्शाता है जहाँ ब्लू कॉलर नौकरियां चीन ले गया, वहीं व्हाइट कॉलर नौकरियां भारत के हाथों में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह एक्ट पारित हो गया तो यह भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर बड़ा झटका होगा और भारतीय सेवा निर्यात क्षेत्र, जो पिछले 25 वर्षों से भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानी रहा है, पर गंभीर असर पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कुटुंबा में एक रैली के दौरान एक बयान दिया, जिसे लेकर भाजपा लगातार उन पर हमलावर है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना और बड़ी कंपनियां देश की केवल 10% आबादी के नियंत्रण में हैं, जो उच्च जातियों से आती हैं, जबकि बाकी 90% आबादी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों से हैं। उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ऐसा भारत चाहती है जहां इन 90% लोगों को सम्मान और बराबरी का हक मिले। उनके बयान पर भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी सेना में जाति ढूंढ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते देश का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी सेना पर टिप्पणी को लेकर विवादों में रह चुके हैं। दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस टिप्पणी पर फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया था। मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दुबई स्थित कंसोर्टियम सीलिंग टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने आरोप लगाया है कि 2018 में उसे इस प्रोजेक्ट का शीर्ष बोलीदाता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में नियम बदलकर अनुबंध अडानी समूह को दे दिया गया। धारावी करीब 2.4 वर्ग किलोमीटर में फैली है और 10 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। सीलिंक का कहना है कि उसने परियोजना के लिए 4 अरब डॉलर की बैंक गारंटी तैयार की थी, लेकिन सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया और 2022 में नए मानदंडों के साथ फिर से बोली मंगाई, जिसमें वह अयोग्य घोषित कर दी गई। कंपनी का आरोप है कि ये बदलाव उसे जानबूझकर बाहर करने के लिए किए गए। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीलिंक की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2018 से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है और परियोजना के भुगतानों को निगरानी खाते से संचालित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। बिहार के मोकामा विधानसभा चुनाव में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। प्रचार के दौरान लल्लन सिंह ने समर्थकों से कहा कि वोटिंग के दिन कुछ नेताओं को घर में पैक कर देना, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ें तो साथ ले जाकर वोट गिरवा देना। उनके इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी ने आरोप लगाया कि लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। मामला बढ़ने पर चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। साथ ही पटना जिला प्रशासन ने वीडियो जांच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लल्लन सिंह हाल ही में जेल में बंद जेडीयू नेता अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है। प्रशासन ने उनकी रैली में अनुमति से अधिक वाहनों के इस्तेमाल पर भी आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि लल्लन सिंह को आयोग क्या सजा देता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।